12 अगस्त 1985 को टोक्यो के शहर से उड़ान भरने के महज 12 मिनट बाद 24,000 फुट की बुलंदी पे बोइंग 747 फ्लाइट नंबर 123 में हुआ एक जोरदार धमाका। इस धमाके से उड़ गया प्लेन का पिछला हिस्सा और प्लेन एक बेजान पत्थर की मानिंद आसमान से गिरते हुए 524 लोगों की जिंदगी लगी दांव पे। मौत को अपने करीब देखते हुए कैसे पायलट ने एक बेकाबू जहाज को काबू करने की आखिरी दम तक कोशिश की। फ्लाइट नंबर 123 में हुए हादसे के बारे में मुकम्मल हकीकत जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। JA8119 सीरियल नंबर 20783 से रजिस्टर्ड प्लेन 1974 को जापान एयरलाइन के हवाले किया गया। एक्सीडेंट से पहले इस प्लेन ने लगभग तकरीबन 18,800 दफा उड़ान भरी और 25,000 हवाई घंटे का सफर तय किया था। इसी तरह अपने एक रेगुलर उड़ान के दौरान 2 जून 1978 को लैंडिंग के दौरान जापान के एयरपोर्ट पर लैंडिंग करते हुए जहाज का पिछला हिस्सा बुरी तरह रनवे पर टकराया, जिससे पिछला हिस्सा काफी हद तक डैमेज हो गया। दोस्तों, इसमें 20-25 लोग मामूली जख्मी हुए और प्लेन को मुरम्मत करने के बाद रेगुलर तौर पे दोबारा एयरलाइन को वापस भेज दिया गया। इस एक्सीडेंट के बदौलत प्लेन के पिछले AFT बल्ब को काफी नुकसान पहुंचा। प्लेन रिपेयर तो हो गया था, लेकिन सही से रिपेयर नहीं हुआ था। प्लेन के प्रेशर बल्ब में आई दरार धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। किसी को भी शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस छोटी सी लापरवाही से एक दिन 520 खानदानों पर क़यामत बनकर गुजरेगी। इस एक्सीडेंट के तकरीबन 7 साल बाद 12 अगस्त 1985 को जापान के शहर टोक्यो से हनीडा एयरपोर्ट से ओसागा की तरफ ये फ्लाइट जा रही थी और इसमें तकरीबन 524 लोग सवार थे, जिनमें से 15 लोग क्रू के थे और 509 लोग मुसाफिर ऐसे थे जो ओबान फेस्टिवल के लिए छुट्टियां मनाने के लिए अपने आबाई गांव जा रहे थे। कॉकपिट में मौजूद 39 साला फ्लाइट ऑफिसर युटाका सासाकी की फ्लाइट का आज एक इम्तिहान था, जिसके बाद युटाका सासाकी ने पायलट बन जाना था। लेकिन जहाज के कप्तान 49 साला मुसामी ताकाहामा थे, जो कि लगभग 12,000 घंटे की हवाई बाजी का तजर्बा रखते थे। इन दोनों पायलट्स के साथ मौजूद थे 46 साला फ्लाइट इंजीनियर हिराशी फुकाडा, जो तकरीबन 10,000 फ्लाइंग एक्सपीरियंस के साथ मौजूद थे। आज इनकी तकरीबन ये तीसरी उड़ान थी। शाम 6:12 पर फ्लाइट ऑफिसर युटाका सासाकी रनवे से टेक ऑफ करते हैं। टोक्यो से ओसाका की फ्लाइट महज 1 घंटे थी। इस छोटी सी फ्लाइट के लिए जहाज 24,000 फुट की बुलंदी पर क्रूजिंग एल्टीट्यूड से जैसे ही पहुंचता है, फौरन जहाज जो है वो डिसेंडिंग की पोजीशंस ले लेता है। जब कोई प्लेन अपनी ऊंचाई बढ़ाता है तो ऊंचाई की वजह से हवा पतली होने की वजह से प्लेन में हवा का दबाव कम होने लगता है। प्लेन में हवा का दबाव बराबर रखने के लिए नॉर्मली प्लेन के इंजन से प्लेन के अंदर हवा भरी जाती है। कॉकपिट पे लगे प्लेन इंस्ट्रूमेंट के ऊपर नजर रखते हुए फ्लाइट इंजीनियर इसमें मुसलसल अपना हवा का दबाव इंक्रीज करते जा रहे थे। जब हवा का दबाव बढ़ाया जाता है तो प्लेन के अंदर वाले हिस्से की तरफ ज्यादा दबाव होने की वजह से प्रेशर बाहर की तरफ जाता है। ये प्रेशर प्लेन की बॉडी जो है वो बड़ी आसानी के साथ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अब ये प्रेशर इस प्लेन के लिए बर्दाश्त करना नामुमकिन होता जा रहा था। देखो, 7 साल पहले जो एक्सीडेंट हुआ था, उस एक्सीडेंट में अब वो जो मुरम्मत थी वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी बॉडी की स्ट्रक्चर जो है वो कमजोर करती जा रही थी और इसमें आई कोई दरार वक्त के साथ साथ और भी बढ़ने लग गई। शाम 6:24 पर टेक ऑफ के महज 12 मिनट बाद जब प्लेन 24,000 फुट की बुलंदी पर पहुंचा तो एक तेज धमाके के साथ प्रेशर बल्क हेड के साथ तेल का काफी बड़ा हिस्सा टूटकर प्लेन से अलग हो गया। हवा के दबाव की वजह से यह धमाका इतना बड़ा था कि टेल और बल्क हेड कंपोनेंट के अलावा रडर और APU और कई इंपॉर्टेंट पार्ट्स प्लेन से टूटकर अलग हो गए थे। इतनी तेज स्पीड से हवा का दबाव कम होते ही पैसेंजर केबिन में रखा हुआ सामान और प्लेन में कई छोटे हिस्से टूटकर केबिन से बाहर चले गए थे। ये सब देखते हुए कप्तान ने फौरन ट्रांसपोर्टर पर 7,700 पर स्ट्रेस सिग्नल ट्रांसमिट कर दिया, जिसका काम ATC टावर और आसपास के उड़ने वाले प्लेन को यह बताना होता है कि प्लेन में कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। कप्तान ने फौरन फ्लाइट ऑफिसर को प्लेन वापस मोड़कर टोक्यो जाने को कहा। वापस जाने के लिए पायलट ने जैसे ही राइट साइड पर मोड़ लिया तो प्लेन बेकाबू होकर एक तरफ को झुकने लगा। फर्स्ट ऑफिसर अपनी पूरी ताकत लगाकर प्लेन को सीधा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनकी सारी कोशिश के बावजूद भी प्लेन को सीधा नहीं कर पा रहे थे। लग रहा था कि प्लेन के सभी सिस्टम फेल हो गए। तभी फ्लाइट इंजीनियर की नजर अपनी पैनल कैमरे पर जाती है। एक एक करके सारे हेडलॉक प्रेशर जो हैं वो 0 रीडिंग दिखाने लगते हैं। फ्लाइट इंजीनियर के साथ साथ पायलट भी समझ जाते हैं कि प्लेन के सभी हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो चुके हैं। किसी भी प्लेन के हेडलॉक फेल सिस्टम होने का मतलब है मौत, क्योंकि अब प्लेन को कंट्रोल करना नामुमकिन हो चुका था।
दोस्तों रडर के बगैर प्लेन की डायरेक्शन चेंज करना या किसी हाइट को कम ज्यादा करना नामुमकिन होता है। एक कटे हुए परिंदे की तरह प्लेन दाएं बाएं झूलने लग गया। एविएशन की जुबान में इसको डच रोल कहा जाता है। अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करके दोनों पायलट प्लेन को सीधा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ प्लेन सीधा करने की मुसीबत के साथ साथ बल्कि हाइड्रोलिक सिस्टम फेल होने की वजह से प्लेन का इलेक्ट्रिक सिस्टम भी फेल हो चुका था, जिसकी वजह से प्लेन कभी हजारों फुट नीचे और चंद ही सेकंड्स में कुछ हजारों फुट जो है वो ऊपर बुलंदी की तरफ उठ जाता था। केबिन पैसेंजर में सब लोगों को अपनी मौत वाज़ेह नजर आ रही थी और कुछ लोगों ने तो अपने प्यारों को डायरी में कुछ पैगामात भी लिखना शुरू कर दिए थे। इतनी खतरनाक सूरत हाल में भी केबिन क्रू में मौजूद लोग बड़ी हिम्मत के साथ अपने पैसेंजर्स की परेशानी कम कर रहे थे। कभी उनको सीट बेल्ट बांधने में और कभी उनको ऑक्सीजन मास्क लगाने में उनकी मदद कर रहे थे। मौत को अपने सामने देखते हुए केबिन क्रू की इस बेहतरीन काविश पर हम अपने चैनल्स के बिहाफ पर उनको सैल्यूट पेश करते हैं। वहां कॉकपिट में दोनों पायलट और इंजीनियर बगैर मास्क लगाए जहाज को काबू करने की कोशिश कर रहे थे। दिमाग में तेजी से गिरती हुई ऑक्सीजन की वजह से पायलट और इंजीनियर हाइपोक्सिया का शिकार हो गए थे। दोस्तों हाइपोक्सिया की वजह से इंसान में सोचने समझने की सलाहियत धीरे धीरे और डिसीजन लेने की सलाहियत कम होना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे इंसान जो है वो बेहोशी की हालत में चला जाता है। हालांकि प्लेन रडर के टूट जाने से प्लेन्स की हाइट को कम ज्यादा करना नामुमकिन था, लेकिन पायलट इंजन की थ्रस्ट पावर को कम ज्यादा करके किसी हद तक हाइट रेज और डाउन जाने को कंट्रोल कर रहे थे। जब भी प्लेन नीचे जाने लगता वो इंजन थ्रस्ट को बढ़ा देते और ऊपर जाते वक्त इंजन थ्रस्ट को कम कर देते थे। उधर एटीसी लगातार प्लेन पर आई इमरजेंसी के बारे में सारी मालूमात लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसी हालत में पायलट का पूरा ध्यान और कोशिश किसी तरह प्लेन को सही सलामत टोक्यो एयरपोर्ट पर उतारना था। इस वक्त क्योंकि सारी तवज्जो जहाज को काबू करने पर रखनी थी, इसलिए कप्तान ने एटीसी की कॉल को नजरअंदाज करने को कहा। वहीं फ्लाइट इंजीनियर इंटरकॉम पे क्रू केबिन पे कॉल करके प्लेन में मौजूद धमाके के बारे में जानने की कोशिश करता है। क्रू की मेंबर फ्लाइट इंजीनियर को बताती है कि प्लेन का पिछला हिस्सा मुकम्मल तौर पर डैमेज हो गया और तमाम पैसेंजर जो है वो मास्क के जरिए सांस ले रहे हैं। तभी फ्लाइट इंजीनियर अपने कप्तान को जहाज को नीचे लेके जाने की तलकीन करता है ताकि सभी मुसाफिर आसानी के साथ ऑक्सीजन में सांस ले सकें। लेकिन क्योंकि खुद कप्तान और फर्स्ट फ्लाइट ऑफिसर ने मास्क नहीं लगाए थे तो वो इंजीनियर्स की बात को पूरी तरह समझ नहीं पा रहे थे। किसी भी तरह प्लेन को कंट्रोल करके जल्द से जल्द लैंड करवाना चाहते थे। तभी इंजीनियर्स ने ये महसूस किया कि पायलट उसकी बात पे तवज्जो नहीं कर रहे, तो उसने ज़ोरदार झटके से उनकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराई और साथ उनका ऑक्सीजन मास्क भी लगाया और इस बात पे इंसिस्ट किया कि प्लेन को जल्द से जल्द नीचे लेके जाने की कोशिश करें ताकि लोगों को आसानी से ऑक्सीजन मिल सके। तो फिर दोनों पायलट ये डिसाइड करते हैं कि किसी भी तरह से प्लेन को 10,000 फुट की बुलंदी से नीचे लेके जाया जा सके ताकि प्लेन में मौजूद पैसेंजर जो हैं बिना मास्क के सांस ले सके। किसी भी प्लेन में मौजूद ऑक्सीजन जो है वो लिमिटेड होती है, तकरीबन 10 से 15 मिनट ही आप ऑक्सीजन मास्क यूज कर सकते हैं। इसलिए मुसलसल ऑक्सीजन मास्क को यूज करते हुए प्लेन में मौजूद ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो मुसलसल कम हो रही थी। अगर वो इंजन का थ्रस्ट कम करके प्लेन को नीचे लाने की कोशिश करते हैं तो इसमें ये चांस था कि प्लेन स्टॉल कंडीशन में नीचे क्रैश कर जाए। तभी फ्लाइट इंजीनियर ये सलाह देते हैं कि हमें लैंडिंग गियर नीचे कर देने चाहिए जिससे ड्रैग फोर्स से प्लेन धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। लेकिन सभी हाइड्रोलिक सिस्टम फेल होने की वजह से प्लेन के लैंडिंग गियर को नॉर्मल तरीके से नीचे करना नामुमकिन था। इसलिए कप्तान इमरजेंसी लैंडिंग नॉर्म्स को इस्तेमाल करते हुए प्लेन के लैंडिंग गियर को डाउन कर देते हैं। लैंडिंग गियर की वजह से प्लेन थोड़ा नीचे तो आ जाता है, लेकिन अब इस प्लेन को कंट्रोल करना पहले से भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जब इस प्लेन को नीचे की तरफ खींचती है तो क्योंकि प्लेन ऑलरेडी कंट्रोल में नहीं था, अब इसको इस हालत में कंट्रोल करना पहले से भी ज्यादा मुश्किल था। कप्तान एटीसी टावर को राब्ता करके कहता है कि वो प्लेन को टोक्यो एयरपोर्ट में वापस ला रहे हैं। एटीसी टावर में कप्तान की आवाज से अंदाजा लगा सकते थे कि प्लेन पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है। इंजन थ्रस्ट को कम ज्यादा करके प्लेन को नीचे की तरफ ला रहे थे। टोक्यो की फिजा में लोगों ने जब एक बेकाबू प्लेन को देखा, कुछ लोगों ने इसकी फुटेज भी बनाई। हालांकि अंधेरे के बायस काफी क्लियर नहीं बनी, लेकिन ये देखा जा सकता है कि प्लेन का रडर और पिछला हिस्सा मुकम्मल तौर पर गायब था। लेकिन जैसे जैसे नीचे आ रहा था, ऑक्सीजन लेवल बेहतर होने की वजह से पैसेंजर और पायलट की हालत काफी बेहतर हो रही जा रही थी। शायद ये एक्सीडेंट के बाद पहला मौका था जहां पायलट अपना दिमाग सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे जैसे प्लेन नीचे आ रहा था, पायलट को माउंटेन ताकामागा की ऊंची ऊंची पहाड़ियां दिखाई देने लगी। बिना रडर के प्लेन की डायरेक्शन को बदलना अब इम्पॉसिबल था।
इसलिए कप्तान फ्लाइट ऑफिसर को इंजन थ्रस्ट बढ़ाकर प्लेन को ऊपर उठाने के लिए कहता है, जिसके बाद फ्लाइट ऑफिसर इंजन थ्रस्ट को मैक्सिमम पावर देता है और प्लेन अपनी पूरी मैक्सिमम पावर के साथ नाक के बल ऊपर की तरफ उठने लगता है। प्लेन इतनी तेजी से ऊपर उठता है कि उसका क्लाइम एंगल 40 डिग्री हो जाता है, जिसके बाद प्लेन जो है वो स्टॉल सिचुएशंस में आ जाता है। प्लेन की कंट्रोल स्टिक तेजी से वाइब्रेट करती है और कॉकपिट में स्टॉल वार्निंग अलार्म बजने लगते हैं। दोनों पायलट को पता था कि इन्हें जल्द ही जल्द कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो उनके साथ सभी 524 लोग कभी भी मौत के मुंह में जा सकते हैं। अभी फ्लाइट ऑफिसर कहता है कि इन्हें फ्लैप्स को लो कर देना चाहिए ताकि इनकी ड्राइव फोर्स से प्लेन को लेवल किया जा सके। हाइड्रोलिक सिस्टम फेल होने की वजह से कप्तान इमरजेंसी एपीयू पावर की मदद से फ्लैप्स को इलेक्ट्रिकल तरीके से लो कर देते हैं, जिससे प्लेन धीरे धीरे सीधा होने लगता है। धमाका होने के बाद शायद ये पहली दफा था कि प्लेन जो है वो मुकम्मल कंट्रोल हालत में नजर आ रहा था और अब किसी हद तक पायलट और पैसेंजर्स को भी कोई उम्मीद नजर आ रही थी। लेकिन जो फ्लैप्स उनको सीधा उड़ा रहे थे, जल्द ही वही फ्लैप्स उनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत का बाइस बन गए। एक जगह रुकने की बजाय फ्लैप्स एक्सटेंड हो रहे थे और धीरे धीरे लेफ्ट साइड का फ्लैप राइट साइड के फ्लैप से ज्यादा बड़ा होता चला गया। राइट साइड के फ्लैप से बड़ा होने की वजह से अब लेफ्ट साइड वाला फ्लैप ज्यादा लिफ्ट जनरेट कर रहा था। इसकी वजह से प्लेन राइट साइड पर झुकने लगा। प्लेन को काबू करने की गर्ज से पायलट फौरन इंजन थ्रस्ट बढ़ाते हैं, लेकिन गलती से वो लेफ्ट साइड की थ्रस्ट को ज्यादा बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से प्लेन राइट साइड पर झुककर नीचे ताकामागा की ऊंची ऊंची पहाड़ियों की तरफ गिरने लगता है। पहाड़ियों के ऊपर प्लेन को इतनी कम ऊंचाई से काबू करना अब पायलट के हाथ से निकल चुका था। प्लेन का राइट विंग पहाड़ी से टकराता है और झटके से प्लेन का राइट इंजन जो है वो गिरकर तबाह हो जाता है। सैकड़ों की स्पीड से प्लेन दूसरी पहाड़ी पर जाके टकराता है और आग और धुएं का एक बहुत बड़ा गुब्बारा सब कुछ खत्म कर देता है। एटीसी टावर में मौजूद लोग प्लेन को रडार में सिर्फ गायब होता देख सकते थे। एटीसी टावर के लोग मुसलसल प्लेन के साथ रब्ता करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई जवाब मौसूल नहीं हो रहा था। हादसे के एक मिनट बाद जापान के मिलिट्री एयरक्राफ्ट एटीसी टावर को ये इत्तला देता है कि ताकामागा की पहाड़ियों पे धुएं और आग के बादल नजर आ रहे हैं, जिसके बाद एटीसी टावर को इस बात का यकीन हो जाता है कि क्यों अब फ्लाइट नंबर 123 एटीसी के राब्ते में नहीं है। खराब मौसम और रात की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन भी तकरीबन 12 घंटे लेट ताखीर से शुरू हुआ। रेस्क्यू टीम जब हादसे की जगह पर पहुंची तो देखकर हैरान हुई कि 524 लोगों में से अभी भी 4 लोग जो हैं वो अभी भी जिंदा हालत में मौजूद थे। इन चारों लोगों को हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन अगर ये रेस्क्यू टीम पहले पहुंच जाती या कुछ घंटे पहले पहुंच जाती तो शायद उन 520 लोगों में से चंद और लोगों की भी जिंदगी को बचाया जा सकता था। हादसे के फौरन बाद बोइंग ने फौरन अपने डिजाइन में चेंज किए ताकि प्रेशर होने की वजह से टेल इस तरह बुरी तरह से ना उड़ सके। उधर जापान एयरलाइन ने मेंटेनेंस के लिए बहुत सारी चेंजेस की और सख्त कवानीन भी बनाए ताकि मेंटेनेंस को सही तरीके से देखा जा सके। इन सब चेंजेस की वजह से दुनिया में आज हवाई सफर काफी महफूज हो चुका है, लेकिन बदकिस्मती से फ्लाइट नंबर 123 में मौजूद 520 लोगों ने इसकी कीमत अपनी जान से चुकाई। दोस्तों, मुसीबत के उस लम्हे में बड़ी बहादुरी से पायलट और क्रू मेंबर्स को अपने फर्ज की अदायगी पर हम उनको सलाम पेश करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी और इसी तरह की अगर आप मजीद वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।